नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की। तो वहीं उत्तराखंड में दुर्घटनाग्रस्त टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अपडेट के साथ ही होंगी बात देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर राहत और बचाव कार्य हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर ली मुख्यमंत्री धामी से स्थिति की जानकारी। बचाव अभियान में शामिल होने के लिए इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष पहुंचे सिलक्यारा। ओडिशा के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारीपदा में संथाली लेखक संघ सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव का किया उद्घाटन। कुलियाना में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी करेंगी उद्घाटन। राजस्थान चुनाव में आज भी प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पाली में चुनावी सभा को किया संबोधित। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संभाली प्रचार की कमान। तेलंगाना में भी नेताओं का तूफानी दौरा। आज अमित शाह और सभी दल के नेताओं का जमावड़ा। केसीआर, प्रियंका समेत ओवैसी ने भी प्रचार अभियान किया तेज। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में आज दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। और गोवा में आज से शुरू होगा फिल्मों का महाकुंभ। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में। कई स्थानों पर AQI 300 के पार। शीतकालीन अवकाश के बाद प्रदूषण के बीच फिर से खुले स्कूल। और उगते सूर्य को अर्घ के साथ संपन्न हुआ छठ पर्व। देश के साथ विदेशों में भी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया महापर्व। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और इस वक्त की अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली है। पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जरूरी बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एजेंसियों के आपसी समन्वय से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। फंसे हुए श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री अब तक 3 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। पीएमओ की टीम भी मौके का निरीक्षण कर चुकी है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस बीच अपडेट खबर यह है कि सुरंग में फंसे हुए पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान के तहत भारी मशीनें सिलक्यारा सुरंग में पहुंच गई हैं। 12 नवंबर को उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। आज ही यहाँ इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा सुरंग में पहुंचे हैं। उन्होंने सुरंग के मुख्य द्वार पर बने एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हालांकि बीच बीच में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि हम फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने जा रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। हमारी पूरी टीम यहाँ है और हम किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढेंगे और बाहर निकालेंगे। Here, we're going to get those men out. What I've seen, seriously, what I've seen, there are great works being done. This is going to happen, and look, we're on it, and that's what we're here. And there's a whole team of us here, and we're going to find the solution, and we're going to get them out.
और आर्नल्ड डिक्स ने कहा है कि सुरंग के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। हम उन 41 लोगों को बचा रहे हैं और ऐसा करते समय हमारी कोशिश है कि किसी को चोट ना पहुंचे। फिलहाल ये सकारात्मक दिख रहा है। हम सभी एक टीम हैं और पूरी दुनिया हमारे साथ है। 41 men, and we are not letting anyone get hurt while they're doing it. But to do that, we must be very careful with what we do, and that's why we're all here. That's why we're all talking, and that's why we're going back to the office to discuss. It's like a big 3D picture. So okay, now we have our idea at the top. Now I have to go have another look at the bottom. It's like any complex job. You have to look all around it, from the top, from the bottom, and we need to discuss it. But at the moment, it's looking positive. और इस खबर पर और अपडेट के लिए उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता ओपी यादव। ओपी, आर्नल्ड डिक्स ने जिस तरह से बताया है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर यानी कि टनल के अंदर की भी जो कुछ बातें उन्होंने जाहिर की हैं अपने इस ऑपरेशन के दौरान, वो उम्मीद बनाती हैं 41 मजदूरों को लेकर। क्या इस समय का अपडेट आपके पास? जी, आज सुबह जब वो आए तो आते ही उन्होंने टनल के पास में एक जो स्थानीय लोक देवता उनकी पूजा अर्चना की और उसके बाद जो इससे जुड़े हुए तकनीकी एक्सपर्ट और इंजीनियरिंग विशेषज्ञ उनसे बातचीत की और उसके बाद उन्होंने मीडिया से ब्रीफ में कहा कि जो वर्तमान में जो कार्य प्रगति पर चल रहा है उससे मैं संतुष्ट हूँ और मुझे उम्मीद है कि समय रहते हम इस रेस्क्यू को पूरा करेंगे और सभी 41 मजदूर जो टनल में फंसे हैं उनको सकुशल बाहर निकालेंगे। हालांकि उसने अपनी तरफ से कुछ और भी नए पॉइंट्स इसमें जोड़े हैं। उन्होंने जो 6 महत्वपूर्ण बिंदु जो पहले एक्सपर्ट कमेटी ने डिसाइड किए थे, जिसमें अलग अलग कंपनियां हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियाद ढांचा विकास निगम लिमिटेड, तेल व प्राकृतिक गैस निगम, सतलुज विद्युत जल निगम, टिहरी जल विकास निगम, रेल विकास निगम और अन्य जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो संगठन है और NHICL जो कंपनी है भारत सरकार की, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उन सबके द्वारा जो 6 मुख्य बिंदु तय किए थे जिन पे अलग अलग एंगल पे हमें काम करना, उसको लेकर भी उम्मीद जताई कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय और समय रहते सही निर्णय लिया गया, जिससे किसी एक काम में अवरोध आए तो दूसरी तरफ हमें काम की गति को स्पीड पकड़ने में मदद मिलेगी। तो वो अभी इन्हीं चीजों पे आकलन कर रहे हैं और अभी उनकी समीक्षा बैठक जो सभी कंपनियों के प्रतिनिधि और जो जुड़े अधिकारी और इंजीनियर उनके साथ चल रही है। उनका मानना है कि शाम 4 बजे हम इस स्थिति को फिर से एक बार आकलन करेंगे, हमें किस जगह ज्यादा फोकस करना है और कौन सी जगह ज्यादा संवेदनशीलता से काम करना। उन्होंने जो बातें सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से टनल का पॉइंट है सिलक्यारा साइड, जहां से नवयुगा कंपनी ड्रिलिंग का काम कर रही है मशीन के जरिए, उस पर हमें फोकस देने की जरूरत है कि हमें एक बड़ा पाइप जिसमें खाने की और अन्य चीजें भेजी जा रही है, उसके साथ साथ बैकअप के लिए हमें जो टनल में और जो कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि मलबा न रहे और इसमें कोई दिक्कत न आए, उसको लेकर भी हमें सावधानी बरतनी होगी। दूसरी तरफ जो इस टनल का जो इनिशियल पॉइंट है बलकोट साइड, वहां पर एक दूसरी कंपनी है टिहरी बांध निगम लिमिटेड जो काम कर रही है, उनके अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की और उनको भी उन्होंने कहा कि पैरेलली एक छोटी सुरंग हमें बनाने की जरूरत है ताकि किसी तरह की आपदा की स्थिति आने पर हम उस दूसरे रास्ते से बाहर निकले या अपने आप को बचा सके और मजदूरों को बाहर निकाल सके। इसके अलावा जो सतलुज विद्युत निगम है उसकी कंपनी द्वारा 2 महत्वपूर्ण पॉइंट ऊपर पहाड़ी के ऊपर बनाए गए हैं, 4 बिंदु चिन्हित किए थे जिनमें 2 पर वो ड्रिलिंग का काम करेंगे और उसके लिए मशीनें आना जारी है और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रास्ता भी क्लियर किया जा रहा है। तो आज देर रात तक ये रास्ता हो सकता है पूरा बन जाए, तो इसको लेकर भी उन्होंने सुबह सुबह मीडिया के साथ जाके और एक ट्रायल को रनिंग में प्रैक्टिकली देखा। तो उनका मानना था कि ये जो भी पॉइंट्स है बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो हिमालय की जो पहाड़ियां हैं जो ग्लोबली स्तर पर हम देखते हैं वैश्विक स्तर पर, तो ये बहुत ही नाजुक और नई पहाड़ियां, तो इनमें कठोर की जगह ज्यादा सॉफ्ट स्टोन ज्यादा पाया जाता है। यही वजह कि मलबा थोड़ी सी खुदाई करते ही गिर जाता है और जो ड्रिलिंग मशीन है अमेरिकन ऑगर मशीन, जब इसको चलाते हैं तो ये 1570 हॉर्स पावर की, तो इसमें कंपन पैदा होता है सुरंग में। तो कंपन के दौरान ये संभावनाएं बनी रहती कि कहीं मलबा नहीं गिर जाए और फिर से जो हम मलबा उठा रहे उसको ये फिर से रिकवर नहीं कर ले। इसके अलावा उन्होंने इस पर भी ध्यान दिया कि जो मशीन चलाई जा रही है वो डीजल इंजन के द्वारा चल रही है, तो डीजल की वजह से वहां पे पोल्यूशन और धुआं पड़ने से जो काम करने वाले कर्मचारी वो प्रभावित होते हैं, इसलिए भी उसमें थोड़ा ब्रेकअप और रोकने की और थोड़ा आराम देने की जरूरत पर उन्होंने भी सहमति जताई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लगातार काम करते हैं मशीन के बियरिंग काम करते हैं तो उनमें थोड़ी सी खरोंच और थोड़ा सा खुरदरापन आ जाता है, इसलिए उनको भी बार बार बदलने की जरूरत है। तो उसमें टाइम टेकिंग काम है, लेकिन उसमें उम्मीद की जाती है कि समय पर हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे। इसके साथ में उनकी मदद के लिए जो थाईलैंड, नॉर्वे और अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी अपनी जो टेक्नोलॉजी एडवांस अपने अपने देश में उन्होंने जो अनुभव लिया इतने सालों में काम करने का, उसको यहाँ पर समायोजित करके इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने की अपनी रणनीति पर काम करे। तो उम्मीद की जाती है कि कल जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ आए तो इन सभी के साझा विचारों को समाहित करते हुए उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस टनल पर जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है उस पर दिया और सेकेंडरी ऑप्शन पे उन्होंने वर्टिकल ड्रिलिंग को प्राथमिकता देने के साथ साथ जो ONGC की जो जिम्मेदारी दी है दाएं और बाएं साइड से अलग से छोटी टनल बनाने
बनाने के लिए, सुरंग का निर्माण करने की, जो इस तरह से उन्होंने ऑप्शन 1 से लेकर 6 तक का एक रोड मैप तैयार किया और उसी को लेकर सभी अधिकारी काम कर रहे हैं। और इन अधिकारियों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी उन्होंने बनाई, जिसमें जो FDCI लिमिटेड कंपनी है उसके प्रबंध निदेशक महमूद है, उनको जिम्मेदारी दी है। और इन सबकी कोऑर्डिनेशन के साथ जो राज्य के आपदा सचिव है सिन्हा, उनको, और उसके बाद मुख्यमंत्री स्तर पर इसमें संवाद हो रहा है। यही वजह कि आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री से बात की तो उसके बाद उन्होंने यही रणनीति जो थी, जिस पर काम हो रहा है, उसका विस्तार से प्रधानमंत्री जी को अवगत करवाया। तो प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील दिखे और उन्होंने केंद्र राज्य की समन्वित कमेटी बनाकर इसको एक एक्शन मोड पे, मिशन मोड पे काम करने की सलाह दी है। और उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री की सलाह के बाद यहाँ जो 3 दिन से प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी यहाँ डेरा जमाए हैं, वो हर पल पल की अपडेट न केवल पीएमओ को दे रहे हैं, बल्कि यहाँ बारीकी से हर काम को संजीदा तरीके से खुद भी देख रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 2 से 3 दिन में सकुशल पूरा कर लिया जाएगा और जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको खाने पीने, ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने और उनके स्वास्थ्य की ध्यान रखने के लिए यहाँ पे मोबाइल वैन लगाने के अलावा एक अस्थायी हॉस्पिटल खोल दिया गया है, एक पुलिस चौकी बना दी गई है। उनके जो अभिभावक हैं, परिजन जो बाहर घूम रहे हैं, उनको खाने पीने और रहने की सुविधा देने के साथ साथ उनका मानसिक तनाव दूर हो और उनको साइकोलॉजिकल चिंता से दूर किया जाए, उसके लिए भी काउंसलिंग का काम किया जा रहा है। तो एक बहुत ही बेहतर एनवायरमेंट में इस कार्य को अंजाम देने की प्रक्रिया की जा रही है। तो उम्मीद की जाती है कि अगले 2 से 3 दिन में बिल्कुल ओपी यादव, जिस तरह से आपने बताया कि इस टनल दुर्घटना में फंसे 41 मजदूरों को न सिर्फ सुरक्षित निकालने पर तो काम किया ही जा रहा है, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पे तो काम हो ही रहा है, साथ ही साथ तमाम अन्य एक तरह से और क्षेत्रों पे भी काम किया जा रहा है, जिसमें उनके परिजनों का भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स के साथ जिस तेजी के साथ जुड़ के इस टनल ऑपरेशन में इस समय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी लगे, उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिन, जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि अगले 2 दिन में इस ऑपरेशन से बेहतर एक तरह से समाचार हमें बाहर मिलता दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी अभी तक की अपडेट के लिए। और अब आइए नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज बारीपदा में अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव के उद्घाटन सत्र में शामिल हुई। इस दौरान ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू, ओडिशा राज्य के शिक्षा मंत्री सुधा मरांडी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सबसे सहज भाषा का रूप में संथाली भाषा मानी जाती है और आज ऑल इंडिया संथाल लेखक समिति के द्वारा संथाली भाषा को मजबूत करने का जो भी प्रयास किया जा रहा है वे भी बेजोड़ है। उन्होंने संगठन की सराहना करते हुए कहा कि संथाली भाषा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए संगठन कड़ी मेहनत कर रहा है। और आइए अब खबरें देखते हैं चुनावी राज्यों से। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के पाली में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने दलितों और महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की नीतियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में माहिर है, इसलिए कांग्रेस को सबक सिखाना जरूरी है। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वाले के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचती है। कांग्रेस की महिला और दलित विरोधी सोच घमंडिया गठबंधन के लोग समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी ऐसे लोगों का विरोध नहीं किया। कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं,
भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। ऐसी प्रेरणादायी भूमि पर कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में गमंडिया गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित समाज के एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार, अत्याचार, दलित, किसान और महिला विरोधी काम से तंग आ चुकी है और इस विधानसभा चुनाव में जादूगर की नैया डूबनी तय है। जिनकी नैया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है, वो कांग्रेस पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है। और जादूगर साहब, आपका जादू आपकी काली कमाई के सच को दबा नहीं सकता है। यह पाप से आपको बचा नहीं सकता है। जिन युवाओं का भविष्य पेपर लीक करके बेचा गया है, उस पर यह जादू नहीं चलेगा। जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, उन पर यह जादू नहीं चलेगा। पाली में विजय संकल्प सभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री पीलीबंगा में रैली करेंगे। फिर शाम को बीकानेर में उनका रोड शो होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजसमंद और उदयपुर में जनसभा करेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बीजेपी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया है, जो लगातार राजस्थान में विजय संकल्प सभा के जरिए पार्टी का प्रचार करने में जुटे हैं। उधर कांग्रेस पार्टी ने भी जोर शोर के साथ प्रचार अभियान जारी रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी 7 गारंटियों के जरिए फिर एक बार सत्ता में लौटने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी उनके साथ प्रचार में जुटे हैं। खड़गे सबसे पहले अनूपगढ़ से सियासी हुंकार भरेंगे, तो दोपहर बाद वो हनुमानगढ़ में मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करेंगे। कल दौसा में राहुल गांधी ने रैली की और वहां मतदाताओं को यकीन दिलाने की कोशिश की कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई तो कई रुके हुए काम पूरे किए जाएंगे। उधर तेलंगाना में भी आज तमाम नेताओं का जमावड़ा होगा। भाजपा नेता अमित शाह आज वारंगल में रैली करेंगे। इसके अलावा शाम को अमित शाह उप्पल विधानसभा सभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। तेलंगाना में दूसरी पार्टियां भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं। बीआरएस और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। ओवैसी ने भी एआईएमआईएम की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सनत नगर विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार मेरी शशिधर रेड्डी के समर्थन में रोड शो किया। जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को कभी पूरा नहीं किया है। कांग्रेस के नेता झूठी गारंटी देते हैं। पार्टी कर्नाटक में 5 गारंटी के नाम पर सत्ता में आया है, मगर 5 गारंटीज अमल नहीं कर रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, पूरा फेल्यूर हो गया। कर्नाटक का हर वर्ग कांग्रेस के खिलाफ है, मगर उनका जो गारंटीज है, गारंटीज इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। मगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जनता के ऊपर इलेक्शन टैक्स के नाम पर पूरा भ्रष्टाचार के द्वारा हजारों करोड़ रुपए इस 5 महीने के अंदर एकत्रित करके तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन के लिए राहुल गांधी जी के आदेश पर, सोनिया गांधी के आदेश पर कांग्रेस पार्टी, कर्नाटक सरकार हजारों करोड़ रुपए एकत्रित करके इधर तेलंगाना में खर्च करे, दूसरे प्रांतों में खर्च करे। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अटेर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र किशुपुरा नंबर 3 पर
पुनः मतदान के आदेश दिए हैं। पुनः मतदान 21 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। इसके लिए मतदान अधिकारी आवश्यक सामग्री के साथ आज रवाना होंगे। पुनः मतदान में मतदाताओं के बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में स्याही लगाई जाएगी। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीते दिनों आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला गया है और उसके बाद आज से दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होने जा रही है। वार्ता में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। साल 2021 में दोनों देशों के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की शुरुआत हुई थी, जिसकी दूसरी बैठक आज दिल्ली में होगी। इस बेहद महत्वपूर्ण वार्ता के लिए आज सुबह ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग दिल्ली पहुंच गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस और विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे। इस मंच पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठक करेंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भारत आ चुके हैं। रिचर्ड मार्ल्स ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री भी हैं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग भी भारत की यात्रा पर हैं। आज वो पहुंची भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में शिरकत करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट की नेशनल वॉर मेमोरियल में बनी अमर जवान ज्योति पहुंचे और वहां उन्होंने जवानों को श्रद्धांजलि दी। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता के सिलसिले में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता अमृतपाल।
अमृत, 2+2 वार्ताएं दो देशों के बीच के रणनीतिक साझेदारी को समझाती हैं कि किस तरह से दो देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। ये दूसरी वार्ता होने जा रही है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। एजेंडे पहले में ही तय हो गए थे, लेकिन किस तरह की प्रगति आप देखते हैं और क्या वो नए मसले हो सकते हैं जो आज दोनों देश लेकर आगे बढ़ें? देखिए, पूरा जो गैमेट रिलेशनशिप का वो डिस्कस किया जाएगा। ये 4 मंत्री जब मिलेंगे 2+2 के लिए एसेंशियली फोकस करेंगे अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। स्ट्रेटेजिक जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, वो सब कुछ कवर करती है। वो आपका डिफेंस टाइज कवर करती है, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो आपके आप एक मत पे हैं वो कवर करती है। मल्टीलैटरल फोरा पे आपकी क्या मत है, आप उसको कन्वर्जेंसेस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, डाइवर्जेंसेस कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, वो कवर करती है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कवर करती है। स्पेसिफिक्स अगर आप पूछें तो क्वाड की समिट होने वाली है जनवरी में, भारत होस्ट कर रहा है, तो उससे पहले ये बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्वाड के कॉन्टूअर्स डिस्कस किए जाएंगे। तय डेट अभी होना बाकी है, पर जनवरी के लास्ट में ये बैठक की बात हो रही है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी सहमति जता दी है। भारत अभी अमेरिका से डेट्स डिस्कस कर रहा है, पर जनवरी में होगी। तो क्वाड आगे कैसे बढ़े, क्वाड की रीअलाइनमेंट कैसे हो और क्या क्या अचीव हुआ है, उसका स्टॉक टेकिंग होगा। दूसरा, बायलैटरली आप उनके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीका साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अगर ये इस पर सहमति बन जाती है, क्योंकि काफी 12 राउंड्स ऑफ वार्ता हो चुकी है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही चाहेगा कि जब एंथनी एल्बनीजी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जनवरी में यहाँ आए तो उसे संपन्न कर लिया जाए। तो उसकी स्टॉक टेकिंग होगी। फिर बायलैटरल इश्यूज में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज किया जाए, जो डिप देखा गया था उसका कोर्स करेक्शन कैसे किया जाए, और रीजनल और जो वैश्विक मुद्दे हैं इंक्लूडिंग इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट और जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो डिस्कस किया जा सकता है। जी अमृत, हम जानते हैं कि 2+2 यूएस के साथ अभी खत्म हुआ है, इंडो पैसिफिक, उसमें भी कहीं ना कहीं तमाम वो जो वैश्विक मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ये देश आपस में चिंताएं भी साझा करते रहे हैं, उसके समाधान की तरफ भी बढ़ते रहे हैं। तो इंडो पैसिफिक को भी लेकर क्या आपको लगता है कि ये दोनों देश आगे कोई एक साझी रणनीति को तैयार किया जा सकता है? जैसा आप कह रहे हैं जनवरी में क्वाड है, तो उस समय भी वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। जी, इंडो पैसिफिक बहुत महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए, क्योंकि ये थिएटर जियो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बड़ी अहम सी लेन्स गुजरती हैं, बहुत सारा कारोबार होता है, तिजारती ताल्लुकात सिर्फ वेस्ट एशिया या दुनिया के बाकी हिस्सों के ही नहीं, रीजन के भी अफेक्ट होते हैं। तो इंडो पैसिफिक मेन स्टे रहेगा आज की डिस्कशंस में, और खास करके कल की डिस्कशंस में। आज की डिस्कशंस में क्योंकि एक तो 2+2 हो रही है, दूसरी दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच में मुलाकात हो रही है, उनका डायलॉग हो रहा है, तो वो डिस्कस करेंगे उसका सिक्योरिटी एस्पेक्ट, कि उसको एक फेयर, फ्री, इंक्लूसिव, ओपन, रेजिलिएंट कैसे बनाया जा सके। खास करके जैसे कुछ मुल्क उसको अपनी एक यूनिलैटरलिज्म या उसमें एक डोमिनेशन असर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको उस एग्रेशन को दूर कैसे रखा जा सके एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क के तहत और बायलैटरल फ्रेमवर्क के तहत। इसमें फिर आपकी नेवल एक्सरसाइजेस अभी मालाबार होके हटी है, आपकी और डिफेंस कोऑपरेशन, ये सब डिस्कस होगा। कल जब विदेश मंत्री दोनों मिलेंगे, पेनी वोंग और सुब्रमण्यम जयशंकर, तो वो ये डिस्कस करेंगे कि इंडो पैसिफिक का एक तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट और दूसरा जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है, वहां जो मुल्क हैं उनका जो आउटरीच है, दोनों मुल्क कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि भारत का इंटरेस्ट इस थिएटर में काफी है। साउथ में आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, जापान के साथ नॉर्थ में कोऑपरेशन कर रहे हैं, अमेरिका तो है ही क्योंकि उनका अपना एक इंटरेस्ट है इस थिएटर में। तो ये डिस्कस होगा। तो इंडो पैसिफिक के लिहाज से ये डायलॉग बहुत अहम है। ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमृत, विस्तार से तमाम उन डायमेंशंस पे बात करने के लिए जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के 2+2 वार्ता से जुड़े हुए हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 19 से 25 नवंबर के बीच आयोजित विश्व विरासत सप्ताह समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमिलनाडु में मदुरई के त्यागराजर कॉलेज पहुंची। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। दिल्ली और एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली में आज स्कूल फिर से खुल गए हैं। इससे पहले ग्रेप 4 के तहत लागू प्रतिबंधों को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को हटा लिया था। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने आधिकारिक नोट जारी कर 18 नवंबर को इसकी जानकारी दी थी। हालांकि अभी अन्य गतिविधियों और सभाएं आयोजित करने के आदेश नहीं हैं। इसी के साथ स्कूल खोलने के साथ ही बच्चों के अभिभावकों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। स्कूल आने के दौरान मास्क लगाने की सलाह दी है ताकि धूल, मिट्टी, हवा के जरिए शरीर में प्रवेश ना करें। दूसरी तरफ दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आज भी राजधानी में AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। उधर बिहार में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। लखीसराय जिले में छठ पूजा के समापन पर बड़ी वारदात हुई है। बेखौफ अपराधी ने एक परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई और एक लड़की की अस्पताल में मौत हो गई है। वहीं इस घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन घायलों की हालत नाजुक होने के कारण सदर अस्पताल से PMCH पटना रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के पंजाबी मोहल्ला वार्ड नंबर 15 में छठ घाट से अर्घ देकर लौटने के बाद प्रेम प्रसंग के विवाद में आक्रोशित एक लड़के ने एक ही परिवार के 6 लोगों पर गोलीबारी की। युवती समेत परिवार के कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गोलीबारी की इस घटना में शशिभूषण झा के 36 वर्षीय पुत्र राजनंदन झा और उनके सगे भाई चंदन कुमार की मौत हो गई है। वहीं इस घटना में शशिभूषण की पुत्री समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही DM अमरेंद्र कुमार, SP पंकज कुमार, SDO डॉक्टर निशांत सदर अस्पताल पहुंचे और मिली जानकारी के अनुसार जिस हथियार से गोलीबारी की गई थी उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। 9mm पिस्टल से गोली मारी गई थी, जबकि इस घटना को लेकर लखीसराय नगर परिषद के सभापति अरविंद पासवान का दावा है कि उनके घर के करीब ही आशीष चौधरी नामक युवक ने इस कांड को अंजाम दिया है। वो इस पूरे परिवार को जान से मारने की नीयत से आया था। जब उन्होंने आशीष चौधरी को गोलीबारी करते देखा तो अपना लाइसेंसी पिस्टल लहराते हुए आशीष को खदेड़ने लगे, जिससे आशीष चौधरी भागा। लोहिया OP अंतर्गत पंजाबी मोहल्ला में गोली मारने की घटना हुई है। एक ही परिवार के 6 आदमी को गोली मारी गई है, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है, 3 को PMCH रेफर किया गया है, 1 का इलाज यहाँ पर चल रहा है। घटना आशीष चौधरी के द्वारा किया गया है। आशीष चौधरी और मृतक का घर आमने सामने है। मृतक साइड का पूरी तरह से फेल है। अपराधी को, मर्डरर को बचाया जा रहा है। जो मर्डर करता है उसको केस को डाइवर्ट किया जाता है। कभी प्रेम प्रसंग कह देगा, कभी जमीनी विवाद कह देगा, कभी कह देगा कि आपसी लड़ाई, और इस तरह से डाइवर्ट कर देगा। पीट पीट करके मारा जाता है तो उसको हार्ट अटैक, अब पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट वही निकलवा देता है। ये पूरी तरह से रजकता है। लेकिन वहां का प्रशासन किस तरह से पैसे से प्रभावित होकर भ्रष्टाचार इतने चरम पर है, इसके परिवार को पहले से धमकी मिल रहा था। इनके परिवार के लोग पहले से आके बताए भी थे। प्रशासन के लोग एक्शन लिए रहते तो 6 लोग का नरसंहार कर देता है, और प्रशासन कहां सोया है। खबरों में आगे, म्यांमार में विद्रोही समूहों और सैन्य जुंटा के बीच हालिया संघर्ष पर मिजोरम के DGP अनिल शुक्ला ने कहा है कि पिछले हफ्ते म्यांमार में विद्रोही बलों और सैन्य जुंटा के बीच संघर्ष में विद्रोहियों ने म्यांमार सेना के कुछ शिविरों पर कब्जा कर लिया था।
सैन्य बलों के शिविरों पर कब्जे के बाद भारत आए म्यांमार के अब तक कुल 75 सैन्य कर्मियों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि मिजोरम पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा तैनात की है और असम राइफल्स के साथ समन्वय कर रही है। In last week, there was a major fight between the rebel forces and the military junta in Myanmar, leading to overrun by rebels some of the camps of the Myanmarese army. Also, there was, because of the fight, a large number of villagers of the Khomoi village next to Zokathar have crossed over into India temporarily, and there have been two major camps which were overrun, and because of that around 75 Myanmarese army personnel had entered into Mizoram. We have rescued them and also handed over them to our border guarding force of Assam Rifle, and they have been taken back into Myanmar. केरल के राज्यपाल के पास लंबित 10 विधेयकों के मामले में तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 दिसंबर के लिए टल गई है। राज्यपाल ने ये विधेयक सरकार को वापस भेज दिए थे। इसके बाद विधानसभा ने 18 नवंबर को इन्हें दोबारा पारित किया है। इसलिए कोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को इन पर विचार कर फैसला लेने के लिए समय दिया है। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म और सांस्कृतिक समारोह में शुमार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी के 54वें संस्करण की आज गोवा में शुरुआत हो रही है। 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस समारोह में विभिन्न खंडों में 270 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। समारोह का उद्घाटन आज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में करेंगे। उद्घाटन समारोह में अभिनेता शाहिद कपूर और माधुरी दीक्षित अपनी प्रस्तुतियां देंगे। समारोह की ओपनिंग फिल्म स्टुअर्ट गेट द्वारा निर्देशित ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट होगी। इस साल सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। फिल्म की स्क्रीनिंग के अलावा कई मास्टर क्लास भी होंगे, जिसमें सनी देओल, रानी मुखर्जी, विजय सेनुपति समेत कई हस्तियां बातचीत करेंगी। और इफी से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारी साथी संवाददाता श्यामा। श्यामा, क्या तैयारियां हैं? आज उद्घाटन होना है और इस पूरे समारोह में क्या मुख्य आकर्षण है इस बार के? देखिए ऋतु, हम जब बात करते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि कौन कौन ऐसे सितारे होंगे जो गाला ओपनिंग में आएंगे, इस सेरेमनी में आएंगे, कौन सी ऐसी फिल्म होगी जो ओपनिंग के लिए होगी। इन सब पे आज हम देख सकते हैं कि पर्दा गिर जाएगा और हम देखेंगे कि जो सितारों से भरा हुआ जो शाम है वो होने वाला है। यहाँ पे माधुरी दीक्षित, नुसरत भरूचा और ऐसे कई सारे बड़े जो सितारे हैं वो थिरकेंगे ओपनिंग सेरेमनी पे। साथ ही जब हम ओपनिंग फिल्म की बात करते हैं, कैचिंग डस्ट ये ओपनिंग फिल्म है स्टुअर्ट गेट्स की, वो 2:30 बजे से लगने वाली है। यहाँ पर हम जहाँ पर हैं वो ESG कहलाता है, आइनॉक्स का इलाका है जहाँ पर ये मूवी दिखाई जाएगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो लाइन लगी हुई है, पूरी लाइन उसी के लिए है कि जो लोग जो सिने लवर्स हैं वो फिल्म जो है ओपनिंग मूवी, उसके लिए ये लाइन अभी से लगी हुई है। 2:30 बजे की टाइम दी गई है और आप समझ सकते हैं कि एक घंटे पहले ही ये लाइन लग चुकी है। सभी ने अपनी टिकट्स जो है पहले से बुक कर दी है। डिजिटल जो तरीके हैं काफ़ी एनहांस कर दी गई है। यहाँ पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का यहाँ पर 2 बजे आगाज होगा और साथ ही हम रेड कार्पेट जो अब एक यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। गाला प्रीमियर्स कह लीजिए या जो ओपनिंग मूवी होती है उनके लिए रेड कार्पेट लगाई गई है, बिछाई गई है। तो जो मूवी का क्रू होगा वो उनके साथ आएंगे और साथ ही तब हम बातचीत करेंगे कि मूवी किस बारे में है, क्योंकि ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल की तरफ में वो ऑलरेडी चल चुकी है। अब वो इसकी यहाँ पर हम ओपनिंग देखेंगे। इसके अलावा कई सारे मूवीज, 270 मूवीज 4 जगहों पर, 4 डेस्टिनेशंस के ऊपर में
इस बार जो सिने लवर्स हैं उन्हें देखने के लिए मिलेगा। साथ ही इस बार जो रिकॉर्ड एंट्रीज आई हुई हैं वो पिछले साल के यानी कि 53वें इफ़ी से 18 ज़्यादा हैं, और हम समझ सकते हैं जब ये ज़्यादा है तो 2926 इतनी सारी एंट्रीज आई हुई है। 270 मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मूवीज़ दिखाई जाएंगी इन 9 दिनों में। तो ये जो आइनॉक्स का इलाका है, पोरवोरिम का इलाका है, इसके अलावा कला अकादमी है जो 2 साल से रिपेयर में था तो इसलिए वो जगह उपलब्ध नहीं थी, इस बार वो जगह उपलब्ध करा दी गई है। और इसके अलावा अशोक सम्राट ये एक नया थिएटर है जो लाया गया है इफ़ी के तहत में, उसमें भी फिल्म फेस्टिवल की मूवीज दिखाई जाएंगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि सिनेमा को आप सिर्फ एक एक सेक्टर है या एक सेगमेंट है उस तक में नहीं आपको सीमित रखना है, आपको उसे सबके लिए एक्सेसिबल बनाना है। तो ऐसे में जो मंत्रालय है या जो फिल्म के ऑर्गेनाइजर्स है फिल्म फेस्टिवल के, उन्होंने इस चीज को ध्यान रखा हुआ है कि जो स्पेशली एबल्ड है, हियरिंग हार्ड या विजुअली इम्पेयर्ड, इनके लिए भी मूवीज वो कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कैसे एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने मूवीज को अपने उस तरीके से बनाया है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं भारत मनोरंजन इंडस्ट्री में 5वां सबसे बड़ा बाजार है जो वैश्विक फिल्मों को इफ़ी एक बड़ा मंच देता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक की जानकारी के लिए। और आइए सीधे आपको ले चलते हैं तेलंगाना के वारंगल में, जहां इस समय अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ యొక్క వారి యొక్క కృషితోని ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం రజాకార్లు మరియు నిజాం నుంచి విముక్తై మన ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడి భారతదేశంలో కలిసిన సంగతి మీ అందరికీ విన్నవించుకుంటున్నాను। और केसीआर ने हैदराबाद विमोचन दिन मनाने से ओवैसी के डर से इनकार कर दिया। ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రజలారా, జనగామ ప్రజలారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, వినండి। ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు మన అసదుద్దీన్ ఓవైసీకి భయపడి మరియు ఇతరులకు భయపడి మన తెలంగాణ విమోచన దినాన్ని మన విద్యమ నాయకుల్ని విస్మరించినటువంటి నాయకుడు కేసీఆర్ గారని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను। मित्रों, हमने तय किया है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही हर 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाएंगे और तेलंगाना के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। మిత్రులారా, బీజేపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడిన తర్వాత 17 సెప్టెంబర్ నాడు హైదరాబాద్ విమోచనాన్ని దినోన్ని అధికారికంగా జరిపించి మేము మీకు చూపెడతామని వాగ్దానం చేస్తున్నాము। और बेरनपल्ली और परकल के शहीदों को याद करने के लिए हर साल 27 अगस्त को रजाकार विभीषिका स्मृति दिन भी मनाएंगे। మన యొక్క నియోజకవర్గం మన జనగామ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి బైరాన్పల్లి వీళ్ళ యొక్క స్మృతికి ఆ రోజు రజాకార్ల దుశ్చర్య దినంగా మనం జరుపుకోబోతున్నామని ఈ సందర్భంగా మీకు విన్నవించుకుంటున్నాను। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि बेरनपल्ली में एक भव्य स्मारक हमारे शहीदों के लिए बनाया जाएगा। అందరూ మిత్రులందరూ, అక్కలు చెల్లెళ్ళు, అన్నలు తమ్ముళ్ళందరూ వినాలి, బైరాన్పల్లిలో ఒక పెద్ద స్మారక స్మృతిని బీజేపీ నిర్మించబోతుంది। మనందరం గర్వంగా చప్పట్లతోని అమిత్ షా గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। ये केसीआर के नेतृत्व में वादा खिलाफी का काम हुआ है। उन्होंने जनगांव में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का वादा किया था, नहीं हुआ। उनके विधायक केवल और केवल भूमि कब्जाने में, जमीन कब्जाने में पड़े हैं। కేసీఆర్ గారు గత ఎన్నికల్లో 2014 ఎన్నికల్లో కూడా ఇక్కడ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ ఏర్పాటు చేస్తానని మర్చిపోయినటువంటి వ్యక్తి, కానీ గతంలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే, వచ్చే అభ్యర్థి ఇద్దరు భూమాఫియా ల్యాండ్ కబ్జాదారులని మీ అందరికీ తెలుసని నేను మీకు విన్నవించుకుంటున్నాను। मित्रों, केसीआर
ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं। మిత్రులారా మీ అందరు గమనించాలి, కేసీఆర్ పార్టీ గాని కాంగ్రెస్ పార్టీ గాని ఎంఐఎం పార్టీ గాని వీటన్నిటిలో ఉన్నటువంటి కామన్ డిఎన్ఏ ఒకటి పరివారవాద్ అంటే కుటుంబ పార్టీలని మీకు తెలియజేస్తున్నా। ये तीनों पार्टियां 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। ఈ మూడు పార్టీలు కూడా 2G, 3G, 4G పార్టీలని మీకు తెలియజేస్తున్నాను। देखिए 2G का मतलब है 2 जनरेशन केसीआर और केटीआर। 3G का मतलब है 3 जनरेशन ओवैसी की पार्टी और 4G का मतलब है कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी। మిత్రులారా, అక్కలారా, అమ్మలారా, మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, మనకు 2G పార్టీ అంటే కేసీఆర్ తర్వాత కేటీఆర్, 3G పార్టీ అంటే ఎంఐఎం పార్టీ, ఇక 4G పార్టీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు। వాళ్ళ ముత్తాత నుంచి ఇప్పటి రాహుల్ గాంధీ వరకు ఈ 4G గారు, నెహ్రూ గారు, ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ, ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ, ఇది 4G పార్టీ అని మీరు మనం గమనించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। भारतीय जनता पार्टी ना 2G है, ना 3G है, ना 4G है, तेलंगाना की जनता की पार्टी है। तो तेलंगाना में वारंगल में अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस, केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी तीनों ही परिवारवाद पर काम कर रहे हैं और तीनों की पार्टियां सिर्फ परिवारवाद पर ही केंद्रित है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और भी तमाम उन घोषणाओं का भी एक बार फिर जिक्र करा जो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। मीडिया प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और नहाय खाए से शुरू हुआ आस्था का महापर्व छठ आज चौथे उदयमान सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान हर ओर भक्ति और आस्था का सैलाब नजर आया। आज तड़के व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और इसके बाद व्रत का पारण किया। वहीं विश्व के कई देशों में भी छठ की धूम देखी गई। अमेरिका के न्यू जर्सी में छठ की छटा देखते ही बनती थी। लोगों ने पूरी आस्था के साथ सूर्य देव को अर्घ्य दिया। पड़ोसी देश नेपाल में भी छठ की धूम देखी गई। राजधानी काठमांडू में छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। और मीडिया प्राइम में अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां लोगों ने यात्रा का जमकर स्वागत किया। इस अवसर पर मत्स्य विभाग, बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों ने अपने अपने स्टॉल्स भी लगाए थे, जिसमें लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने विकसित भारत बनाने की शपथ भी ली। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का विकसित भारत को संबोधन भी सुनाया गया।
इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित हेल्थ कैंप में ग्रामीणों की शुगर, टीबी सहित कई अन्य जांच की गई। इस दौरान आयुष्मान योजना के अंतर्गत कई लोगों के कार्ड के साथ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं ने अपना पंजीकरण भी करवाया। और आइए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें। और खेल की खबरों के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी हमारी सुचित्रा। हार के कारणों पे अब मंथन शायद ज्यादा चल रहा होगा और तमाम अन्य खबरों के साथ स्वागत है आपका। जी बिल्कुल ऋतु, शुक्रिया। क्योंकि ये जो हार है, विश्व कप के फाइनल में मिली जो हार है, इसका जो दुख है, जो दर्द है, वो बहुत जल्दी नहीं जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि खेल में हार जीत चलती रहती है, लेकिन फिर भी आज का जो दिन है वो मंथन करने का दिन है। तो वही हम हार के कारणों पर नजर डाल लेते हैं। क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद भारत का तीसरी बार विश्व कप जीतने का सपना टूट गया। भारत ने इस टूर्नामेंट में लगातार 10 मैच जीते, लेकिन 11वें मुकाबले में टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी। एक नजर डाल लेते हैं टीम इंडिया की हार की प्रमुख वजहों पर। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का समापन ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ हो गया। भारत के खिलाफ जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार क्रिकेट विश्व कप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं हार के साथ ही भारत का तीसरी बार विश्व कप जीतने का सपना भी टूट गया। भारत ने इस टूर्नामेंट में लगातार 10 मैच जीते, लेकिन 11वें मुकाबले में टीम इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा। एक नजर डालते हैं टीम इंडिया की हार की प्रमुख वजहों पर। इस विश्व कप में पिछले मुकाबलों में भारतीय गेंदबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं खिताबी मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने भारतीय गेंदबाजी बेअसर रही। कोई भी गेंदबाज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव सबने निराश किया। टीम इंडिया के गेंदबाज खिताबी मुकाबले में फीके नजर आए। उन्होंने जमकर एक्स्ट्रा रन लौटाए। खासकर शुरुआती ओवर में मोहम्मद शमी अपनी लाइन और लेंथ से भटके नजर आए। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को कप्तान रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन विराट और केएल राहुल के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज टीम के लिए उपयोगी साबित नहीं हुआ। केवल विराट कोहली और केएल राहुल 50 रनों का आंकड़ा छू सके। वहीं टीम इंडिया के अन्य बल्लेबाजों ने कई लापरवाही भरे शॉट खेले और एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की कसी हुई फील्डिंग नजर आई, वहीं दूसरी ओर भारतीय खिलाड़ियों ने फील्डिंग में बहुत निराश किया। कई मौके ऐसे नजर आए जहां रन बचाए जा सकते थे, लेकिन खराब फील्डिंग की वजह से खिलाड़ियों के सामने से चौके निकलते रहे। बतौर विकेटकीपर केएल राहुल ने कई मिसफील्ड की। साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने रन आउट के भी कई मौके गंवाए। इस मुकाबले में भारतीय स्पिनर्स कोई विकेट नहीं ले पाए। इस पूरे टूर्नामेंट में पहली बार है जब भारतीय स्पिनर्स कोई विकेट नहीं ले पाए हों। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की गेंदों पर ट्रेविस हेड ने खूब रन बनाए। इस मैच में रोहित शर्मा ने टीम को अच्छी शुरुआत दी थी। हालांकि बीच के ओवरों में भारतीय पारी पटरी से उतर गई। टीम इंडिया को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। भारतीय मध्यक्रम बाउंड्री लगाने में पूरी तरह से विफल रहा। ऐसे में टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई और नियमित अंतराल पर विकेट भी गंवाए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे 120 गेंदों पर 137 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर पवेलियन लौटे, लेकिन तब तक वे ऑस्ट्रेलिया की जीत सुनिश्चित कर चुके थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात करते हैं टेनिस की। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 7वीं बार एटीपी फाइनल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में जैनिक सिनर को शिकस्त दी। जोकोविच के लिए ये साल कामयाबी से भरा रहा। उन्होंने साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर की। इसके बाद जोकोविच ने फ्रेंच ओपन का खिताब और 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत राफेल नडाल के रिकॉर्ड को तोड़ा। इस साल उन्होंने यूएस ओपन भी जीता था।
भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब जीत लिया। ये उनका 11वां एशियाई टूर खिताब है। गगनजीत भुल्लर की इंडोनेशिया में 5वीं जीत है। भुल्लर ने अंतिम दिन 67 का कार्ड खेला, जिसमें 4 बर्डी और 2 बोगी शामिल थे। हालांकि 20 फीट की दूरी से लगाया गया ईगल शॉट शानदार रहा। फ्रांस की फुटबॉल टीम ने इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए जिब्राल्टर को 14-0 से हराने में सफलता पाई। फ्रांस की तरफ से दोनों हाफ में 7-7 गोल देखने को मिले। फ्रांस के लिए स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने हैट्रिक लगाने में सफलता पाई। वहीं कोमैन और अनुभवी जीरू ने 2-2 गोल किए। इन तमाम खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। इजराइल ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में हमास के जरिए बंधक बनाए गए लोगों को सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं। साथ ही अन्य खुफिया जानकारी जुटाने का भी सेना ने दावा किया है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यह दिखाया गया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे एक सुरंग बनी हुई है। उसके इंजीनियरों ने 10 मीटर गहरी और विस्फोटक रोधी सुरंग का पता लगाया है। इसका इस्तेमाल इजरायली बलों को कमांड सेंटरों और हमास से संबंधित भूमिगत संपत्तियों में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है। वहीं इजराइल के दावे पर हमास ने अपनी सफाई दी है। हमास ने स्वीकार किया कि उनके पास सैकड़ों किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंगें हैं जो पूरे फिलिस्तीन में फैली हुई हैं, लेकिन अस्पताल में उनके पास सुरंग नहीं है। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या अद्य ओडिशा राज्यस्य बारिपदा क्षेत्रे अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ सम्मेलनस्य सम्बद्धस्य साहित्यिक महोत्सवस्य उद्घाटनसत्रे प्रतिभागितां कृतवती। कुलियाना इत्यत्र एकलव्यादर्शावासीय विद्यालयस्य अपि समुद्घाटनाय राष्ट्रपतेः तत्परता। राजस्थाने विविध क्षेत्रेषु अद्य निर्वाचन प्रचारे रतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। राजसमंद उदयपुर इत्येतयोः क्षेत्रयोः भाजपा इत्येतद्दलाध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यसौ जनसभे सम्बोधयितुं तत्परः। अशोक गहलोत इत्येतं समेत्य मल्लिकार्जुन खड़गे अथ राहुल गांधी अपि निर्वाचन प्रचारे तत्र व्यस्तौ। तेलंगाना राज्ये एतस्य मासस्य 30 दिनाङ्के जायमानाय मतदानाय भाजपादलार्थम् अमित शाहः प्रचाराभियानं कर्तुं पुनः सज्जः। बीआरएस कांग्रेस इत्येते समेत्य ओवैसी इत्यस्य दलमपि स्वप्रचारसामर्थ्यं तत्र दर्शयति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये रणनीतिक सहभागिताम् इतोपि दृढयितुं संवर्धयितुं च अद्य आरभ्यमाणमस्ति देशद्वय सम्बद्धं विशेषमन्त्रिस्तरीय वार्तोपवेशनम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा किं वा रक्षामन्त्रिणा अथ विदेशमन्त्रिणा च सह संवादं करिष्यतः। आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापट्टनम इत्यस्य जलपोताश्रयस्थले भीषणाग्निकाण्डं दुर्वृत्तम्। 40 नौकाः अग्निकाण्डेन एतेन दुष्प्रभाविताः। अग्नेः प्रशमनार्थं तावत् यथासमयं सर्वं समाचर्यते। आरक्षिबलेन अग्निकाण्डकारणं तावत् निरीक्ष्यमाणम्। दिल्ल्यां राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे च गंभीर वायु प्रदूषणक्रमे अद्य प्रभृति पुनरपि विद्यालयाः उद्घाटिताः जाताः। इतः पूर्वं विविध प्रतिबन्धाः वायुगुणवत्ता प्रबन्धनायोगेन शनिवासरे एव अपसारिताः आसन्। इजराइल सेनया गाजा क्षेत्रस्य सर्वतः बृहत् चिकित्सालयतः इतोपि गुप्तसूचनाः एकत्रिताः सन्ति। सेनायाः कथनम् अस्ति यत् अनेन सिद्ध्यते यत् हमास समूहद्वारा शिफा चिकित्सालये बन्दीकृतेषु एकमात्रं नोवा मार्सिवानो एव बन्दी न आसीत्। अधुना सेना बन्धकानां दृढप्रमाणानि प्रकाशयिष्यति। सूर्योपासनायाः सूर्यषष्ठीति चतुर्दिवसीयं महापर्व देशेन श्रद्धया उत्साहेन च समाचरितम्। घट्टेषु भगवते भास्कराय अर्घ्यसमर्पणाय देशस्य विविधेषु राज्येषु व्रतिजनाः भक्तिभावभृताः दृष्टाः। प्रतिवेशि देशे नेपाले अपि सूर्यषष्ठीपर्वणः समुत्साहः दरीदृष्टः। राजधान्यां काठमाण्डूनगर्याम् अद्य श्रद्धालुभिः उदिताय भुवनभास्कराय अर्घ्यं प्रदत्तम्।
क्रिकेट क्रीडायाः विश्वचषक प्रतियोगितायाः अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलेन भारतीयं दलं षट्स्तोभरक्षापुरस्सरं पराजित्य विश्वचषकरूपा वैजयन्ती षष्ठवारं विजिता। 12 वर्षेभ्यः परं पुनरपि विश्वचषक विजेतृरूपं सम्माननम् अर्जयितुं न शक्तवत् भारतम्। प्रतियोगितापुरुषः तावत् भारतीयः क्रीडकः विराट कोहली चितः जातः इत्येव भारताय सन्तोषास्पदं सिद्धम्। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वृन्दम् उपाधिविजयार्थम् अथ भारतीयदलं हृदयविजयार्थं वर्धापितवान्।